हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं कैरियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 8 को देखेंगे, जो आधुनिक भारत में शिक्षा के विकास के बारे में है। ये घटना चक्र की जो पूर्वावलोकन की बुक है, उससे बनाए गए नोट्स हैं, उसका समराइज्ड वर्जन है। और इसमें सारे जितने एमसीक्यू दिए हुए हैं बुक में, उन सारे एमसीक्यू का जिस्ट यहाँ पर है। इसके अलावा चैप्टर की समरी भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। मतलब ये इन शॉर्ट कहें तो कंप्लीट है। इसके अलावा कुछ आपको और पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, घटना चक्र से चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। अगर आप लोग घटना चक्र की बुक को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए ये जो पीडीएफ है, ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगी। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जो घटनाक्रम हुए और उनसे रिलेटेड वो पर्टिकुलर डेट्स जो एग्जामिनेशन में आपसे सेवरल टाइम्स पूछी जाती हैं, या फिर आपसे कई बार ऐसा होता है कि आपको घटना की जो तिथि है उसको मतलब अरेंज करना होता है क्रोनोलॉजिकली कि कब कौन सी घटना घटित हुई है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हॉल हेड, इन्होंने संस्कृत व्याकरण ये प्रकाशित किया कौन से ईयर में? 1778 में। नेक्स्ट बात करें, पहला जो मदरसा था जो कलकत्ता में स्टेब्लिश करा गया, ये 1780 में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 1784 में। सर विलियम जोन्स, इनके द्वारा अभिज्ञान शकुंतलम, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया 1789 में। अच्छा, यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगा आपसे कि आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस वीडियोस की समरी आप इजीली देख सकते हैं। सारे वीडियोस उसके अंदर गिवन है। प्लेलिस्ट का जो लिंक है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, बनारस का जो पहला संस्कृत कॉलेज स्टेब्लिश हुआ, ये 1791 में हुआ। फोर्ट विलियम कॉलेज जो है ये आपका 10 जुलाई 1800 ईस्वी में स्टेब्लिश किया गया। इसके बाद हिंदू कॉलेज की बात करें तो हिंदू कॉलेज ये आपका 1817 1817 ईस्वी में स्टेब्लिश हुआ। द एशियन सोसाइटी की बात करें तो ये 1822 ईस्वी में हुई। वर्ष 1829 का जो शाही फरमान था उसके द्वारा इसकी स्थापना की पुष्टि कर दी गई थी। इसके बाद जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंटरेक्शन, ये जो है आपका 1823 में हुआ। तो नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं कि दिल्ली कॉलेज जो था उसका एस्टेब्लिशमेंट कब किया गया। तो दिल्ली कॉलेज का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ ये 1824 में हुआ। इसके बाद मैकाले का जो प्रस्ताव था इसको मंजूर कब किया गया? तो ये था आपका 7 मार्च 1835। ठीक है, 7 मार्च 1835 में मैकाले के प्रस्ताव को मंजूर किया गया। इसके बाद बात करें वुड डिस्पैच की, तो 19 जुलाई 1854 में ये वुड डिस्पैच अस्तित्व में आया। मेयो कॉलेज की बात करें, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1875 में। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ये भी आपका 1875 में एस्टेब्लिश किया गया। हंटर आयोग की बात करें 1882 ईस्वी में। इसके बाद दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, इसका औपचारिक रूप से जो गठन हुआ वो कब हुआ, और ये जो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी थी इसकी घोषणा कब हुई स्टेब्लिशमेंट? तो ये 1880 में, और जो औपचारिक रूप से इसका गठन हुआ वो आपका 1884 में हुआ था। इसके बाद विश्वविद्यालय आयोग की बात करें 1902 ईस्वी में। इसके बाद रंगपुर नेशनल स्कूल का एस्टेब्लिशमेंट ये 8 नवंबर 1905 में। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, इसकी स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1906। वहीं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की बात करें 1916 ईस्वी में ये स्टेब्लिश हुआ। सेटलर आयोग की बात करें 1917 में। इसके बाद आगे बात करते हैं कि भारत में जो एंगल या फिर आंग्ल शिक्षा थी या फिर एंग्लो एजुकेशन थी, उसके समर्थकों का नेतृत्व ये मुनरो और जो एल्फिंस्टन थे। जबकि अगर हम एच टी प्रिंसिप की बात करें तो ये प्राच्य शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। यहाँ पर एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है कि एंग्लो एजुकेशन, इसका सपोर्ट किसने करा? तो मुनरो और एल्फिंस्टन ने किया। और जबकि अगर हम प्रिंसिप की बात करेंगे तो ये प्राच्य शिक्षा के समर्थकों में से रहे थे, उसको लीड कर रहे थे। अच्छा, ब्रिटिश राज द्वारा भारत में शिक्षा जो थी वो अंग्रेजी में दी जाएगी। तो अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार का जो मेन रीजन था वो क्या था, क्यों ऐसा कहा गया? उस टाइम की जो रूलर्स थे, ब्रिटिश रूलर्स की, भारत में जो एजुकेशन हो वो इंग्लिश में दी जाए। सबसे पहली बात कि प्रशासन का जो खर्च है वो कम करने की चिंता थी, क्योंकि अगर इंग्लिश में एजुकेशन दी जाएगी तो यहाँ पर जो शिक्षित भारतीय थे उनको अपॉइंट किया जा सकता है और सस्ते
में जो है उनसे काम करवाया जा सकता है। शिक्षित भारतीयों की संख्या बढ़ाने से प्रशासन और ब्रिटिश व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की छोटे कर्मचारियों की ओर जो बढ़ती हुई जरूरतें थी उसको पूरा किया जा सकता था। मतलब जो लोअर ग्रेड पे जितने भी कर्मचारियों की जरूरत थी वो इंडियन को ही वहां पर अपॉइंट कर सकते थे अगर उनको इंग्लिश आती। इसीलिए बोला गया कि भैया यहाँ पर जो है इंग्लिश को एजुकेशन का मीडियम रखा जाए ताकि यहाँ के लोग पढ़े लिखे रहें, इंग्लिश समझने लगें और उनसे जो है अपनी जरूरतों को फुलफिल करवा पाए। चलिए अब यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग्स की बात करते हैं, जिनका जो टेन्योर रहा वो रहा आपका 1774 से लेके 85 तक। ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। ये प्राच्य शिक्षा का प्रखर समर्थक था। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पर याद रखना है कि जो ये प्राच्य शिक्षा है उसका ये यहाँ पर प्रखर समर्थक रहा था। इसने संस्कृत, फारसी, अरबी इसके अध्ययन को प्रोत्साहित किया। चार्ल्स विल्किंस, इसके अलावा नाथेनियन हेलहेड, जोनाथन डंकन, ये सब वो लोग थे जो वॉरेन हेस्टिंग्स के जो प्राच्य शिक्षा थी और उसके समर्थन के तहत ही जो है प्राच्य शिक्षा के अध्ययन में योगदान इन लोगों ने किया। सो इन तीन लोगों का नाम याद रखना है, चार्ल्स विल्किंस, नथानियन हेलहेड और जोनाथन डंकन। ये तीनों ही वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पर मौजूद थे और इन्होंने वॉरेन हेस्टिंग्स का जो एक पूरा दृष्टिकोण था प्राच्य शिक्षा को लेके उसको इन्होंने सपोर्ट किया, उसको प्राश्रय भी दिया, मतलब उसको सहयोग दिया और समर्थन दिया। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं चार्ल्स विल्किंस की। चार्ल्स विल्किंस ये वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में रहे थे और इन्होंने भगवद गीता पहला आंग्ल यानी कि इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया और इसकी प्रस्तावना खुद वॉरेन हेस्टिंग्स ने लिखी थी। ठीक है, सो ये चीज एग्जामिनेशन में पूछी गई है कि भगवद गीता इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में किसने किया, तो वो व्यक्ति का नाम क्या है, चार्ल्स विल्किंस। और ये जो पूरा उसका ट्रांसलेशन किया गया उसकी प्रस्तावना थी वो किसने की, वॉरेन हेस्टिंग्स ने। और इसने फारसी मतलब के लिए अक्षरों का आविष्कार भी किया। तो चार्ल्स विल्किंस काफी अहम रोल रहा है जिससे कि उस टाइम पर प्राच्य शिक्षा थी, वेस्टर्न एजुकेशन थी, उसको यहाँ पर सपोर्ट दिया गया। इसके बाद सर विलियम जोन्स की बात करें तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पर कलकत्ता उच्चतम न्यायाधीश हुए सर विलियम जोन्स। नेक्स्ट बात कलकत्ता में स्थापित पहला मदरसा जो कि 1780 में एस्टेब्लिश। इसी संस्थापक कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स पहले प्रमुख, ये पहले प्रमुख थे। ठीक है, कलकत्ता जो पहला मदरसा एस्टेब्लिश हुआ। अच्छी बात है, तो यहाँ पर फारसी, अरबी और स्नातक पढ़ाया जाता था। स्थापना का उद्देश्य क्या था कि इसके जो स्नातक थे राज्य में द्विभाषी में सहायता कर सके। द्विभाषी का मतलब क्या है, एज ए ट्रांसलेटर काम कर सके, जिन्हें इंग्लिश आती हो और जिन्हें अरबी, उर्दू, फारसी ये भी आती हो। ठीक है, तो इस तरीके से वो सपोर्ट करना ब्रिटिश एस्टेब्लिशमेंट को। इसके बाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ 1784 इस स्थापक का नाम था। उद्देश्य बात करें, एशिया के सामाजिक संबंधी कला, विज्ञान, साहित्य इससे रिलेटेड अध्ययन किया जाता था। ठीक है, इसके द्वारा किया जा सका। इसके साथ जो एशियाटिक रिसर्च नाम की एक पत्रिका के माध्यम से वो लाने का कार्य किया। 1989 शकुंतला के 5 जो है वो लिए गए। 1989 में इसे लिखी शकुंतला कोई कालिदास लिखी जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। ठीक है, जो हैं बनारस का एस्टैब्लिशमेंट हुआ 19 में, संस्था का चुनाव किया गया और बनारस के ब्रिटिश प्रेसिडेंट इसका उद्देश्य बनारस का पहला संस्कृत कॉलेज था ताकि हिंदू के धर्म और कानून अध्ययन कराया जा सके। इसलिए है माइकल मधुसूदन दत्त, इन्होंने जो रॉयल सोसाइटी थी उसकी सदस्यता प्रदान की गई। इसका इसका जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन ये सेशन किया 1823 में और सीधा शिक्षा के लिए लागू देने की जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन तो इसकी जिम्मेदारी थी वो शिक्षा की प्रतिनिधि थी और इसका गठन था। इसके बाद वुड इसकी बात की आपका अध्यक्ष और इसके चार्ल्स वुड जो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के एक मेंबर थे। इसे में अंग्रेजी शिक्षा मैग्ना कार्टा भी कहा है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सेवरल टाइम्स पूछा है इस घोषणा के बदलाव की बात है तो यहाँ पर पाश्चात्य शिक्षा यानी वेस्टर्न एजुकेशन इसको जो है यहाँ पर और प्रचार इसका किया, प्रमोट किया। ये सारी दिशा जो उच्च शिक्षा है इस इंग्लिश लैंग्वेज में ही प्रोवाइड किया है। जो हायर एजुकेशन है उसका इंग्लिश। लंदन यूनिवर्सिटी इसके मद्रास प्रेसिडेंसी जो थी वहां पर एक विश्वविद्यालय की एस्टेब्लिश किया जाए और इन विश्वविद्यालय की स्थापना में की गई। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सारी शिक्षा में जाने वाली क्योंकि गवर्नमेंट के एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो वहां पर एजुकेशन किया किसी हो धर्मनिरपेक्ष हो यानी कि किसी भी दूसरे को वहां पर देना की जाए, ऐसी शिक्षा वहां पर नहीं प्रोवाइड की जाए। ठीक है, हर एक धर्म जो है वहां मान सम्मान रहे। शिक्षा क्षेत्र में नीति प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान सहायता की गवर्नमेंट जो है से भी पैसा दे ताकि प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन है वो भी पूछ सके। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं आयोग की जो 382 में से आयोग था इसके अध्यक्ष डब्ल्यू हंटर तो इस बात में 1882 और 1882 में रिबन ने डब्ल्यू हंटर के अध्यक्ष में भारतीय शिक्षा आयोग किया। यहाँ पर टाइम से चल रहा था लॉर्ड रिबन का पर आयोग ने में क्या कहा, बात एवं इसका वायसराय लॉर्ड
जब उनके शैक्षिक सुधारों के तहत इस गठन किया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? थॉमस रेले। और आयोग में दो भारतीय सदस्य, एक थे सैयद हुसैन यानी इसके मेंबर, दूसरे थे मुफ्ती खान। इसका गठन हुआ 1902 में और इस आयोग के सुझावों के आधार पर विश्वविद्यालय अधिनियम 1905 पारित किया गया। इसके आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में कार्य। तो 8 नवंबर 1905 को नेशनल स्कूल को किया गया। 16 नवंबर 1905 में कलकत्ता में सम्मेलन आयोजित किया गया और इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्यिक, व्यावहारिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए एक राष्ट्रीय साहित्यिक शिक्षा परिषद, इसके एस्टेब्लिशमेंट का फैसला किया गया। कब किया? 16 नवंबर 1905 में। 1906 की तब शिक्षा परिषद इसको एस्टेब्लिश किया गया। इसके बाद आगे बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा परिषद। तो 16 नवंबर 1905 को कलकत्ता में सम्मेलन आयोजित और राष्ट्रीय साहित्यिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद एस्टेब्लिश किया गया। 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की। तो यहाँ पे देखें लिखा कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद किस तरह हुआ और क्या वहां पर पूरा गठन करा उसी को इस बार चार्टर नियम 1813। सो इसके तहत प्रति वर्ष शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था की गई। कौन से एक्ट? चार्टर एक्ट 1813। इसमें आयोग की बात 1917 का रहा है। 1917 तैयार था। इसके अध्यक्ष बारे डॉक्टर एम सेटलर, ये यूनिवर्सिटी के कुलपति रहे थे। इस आयोग में 2 भारतीय सदस्य, एक थे डॉक्टर शोशी और दूसरे थे डॉक्टर जमीन अहमद। रिपोर्ट तो इसमें विश्वविद्यालय की शिक्षा में सुधार के लिए जब सुधार आवश्यक है, यानी कि जो बच्चे यूनिवर्सिटी जा रहे हैं वो जहाँ पहले पढ़ रहे हैं, जो अपनी माध्यमिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं जिन स्थानों से, वहां पर उसकी पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, तभी वो विश्वविद्यालय में अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे और सही से एजुकेशन को ले पाएंगे। वर्ष 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़ी निंदा इसके अंदर की गई। आयोग ने कहा कि इस नियम से कॉलेज तथा विश्वविद्यालय शिक्षा का ठीक-ठाक समन्वय नहीं हो सका। तो यह क्रिटिसिज्म हुआ 1904 का जो विश्वविद्यालय अधिनियम था उसका। इसके बाद लोक शासन समिति लॉर्ड मैकाले इसके अध्यक्ष रहे और भारतीय जनता में भाषा संबंधी विवाद के लिए विलियम बेंटिक ने अपने ये जो सदस्य थे लॉर्ड मैकाले, इनको जो है लोक शिक्षा समिति का नियुक्त किया। मैकाले का प्रस्ताव था भारत में हेतु अंग्रेजी भाषा का उपयोग किया जाए। मैकाले का क्या कहना इसके बारे में? इन्होंने कहा इसमें सालों से संस्कृत शिक्षित करना असंभव है। ये मैकाले का स्टेटमेंट था। इसके बाद अधोमुखी निबंधन सिद्धांत, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यह कि जो उच्च वर्ग है उसको शिक्षित कर दो, धीरे धीरे एजुकेशन जो है वो लोअर क्लास तक भी या फिर जन सामान्य तक पहुंच जाएगी। और ये चीज किसने? मैकाले ने। ठीक है। अधोमुखी निबंधन सिद्धांत ये किसके बाद आया? इसमें ये बोला शिक्षा उच्च वर्ग दी जाए और इस बात से शिक्षा का सब है वो जन सामान्य तक पहुंचे। क्योंकि जैसा इन पर देखा कि मैकाले ये बोले थे कि भैया ये पॉसिबल नहीं है कि सही कर पाओ, तो इससे बढ़िया ये है कि आप एक पर्टिकुलर सेक्शन को, यानी कि जो उच्च वर्ग है उसको शिक्षित कर दो और उसका असर आप पीछे देखो आपको मिलेगा। अब बात करें मुंबई में पहला महिला विश्वविद्यालय, ये डी करवे इनका एस्टेब्लिश किया गया। डी की बात करें, महाराष्ट्र के समाज सुधारक और समाजकर्ता थे विधवा प्रतिबंध द्वारा कंडली इसको एस्टेब्लिश किया था 1896 में। तो पूरा विवाह रहित के बाद एस्टेब्लिश किया गया और इन्होंने जो है स्वयं एक ब्राह्मणी विधवा से विवाह किया, यानी कि ब्राह्मण जाति की एक विधवा थी जिससे शादी की। 1958 में इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। ये सारी चीजें डी के गए। इसके बाद भारत आधुनिक शिक्षा प्रणाली की बात करें तो इसकी जो नींव रखी गई 1835 में मैकाले जो था उससे पड़ी। मैंने भारतीय रीति रिवाज मार्च 1835 और विलियम बेंटिक के स्वभाव अंग्रेजी को कुछ का माध्यम था। 19वीं शताब्दी के दशक के साथ ये क्रम चलता रहा। इसके बाद डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी 1880 की बात करें, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुए संस्थापक रहे चिपलुंगूर, इसके अलावा गंगाधर तिलक, गोपाल और एन.बी. रामजोशी। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी से कौन कौन रिलेटेड रहे? वो है चिपलुंगर, इसके अलावा गंगाधर तिलक, गोपाल गणेश अगरकर और एन.बी. रामजोशी। जिस तरह इसके 5 संरक्षकों में से एक ये संस्थापक नहीं थे। ठीक है। इसकी स्थापना न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ 1880 इसके साथ गई थी। औपचारिक रूप से जो 1884 में हुआ। पहले घोषणा उसके बाद इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। सबसे प्रारंभिक प्रचारकों में से एक थे। इस बार शिक्षा क्षेत्र में कुछ यूनिवर्सिटीज इनका एस्टेब्लिशमेंट किसने किया और कब शिलान्यास हुआ? तो बीएचयू की बात है, संस्थापक मनमोहन मालवीय, शिलान्यास 1916 को लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। कोरियन कॉलेज की बात एस्टेब्लिशमेंट हुआ 10 जुलाई 1800। संस्थापक की बात करें तो संस्था लॉर्ड रिचर्ड कोलेज एस्टेब्लिशमेंट के बाद कलकत्ता में इसको एस्टेब्लिश किया गया। फोर्डियन कॉलेज को ब्रिटिश सिविल सेवकों को भारत में प्रशासन और हिंदुस्तानी भाषा की शिक्षा दी। इसके बाद न्यू कॉलेज को एस्टेब्लिश हुआ 18 में। राजा राममोहन राय इसके संस्थापक, सहयोगी डेविड हेयर और अलेक्जेंडर टफ ये इसके संस्थापक में इन्होंने संस्थापना में हेल्प करी थी। इस बात मतलब कहां पर इसको एस्टेब्लिश किया गया? हिंदू कॉलेज को तो कलकत्ता में। कॉलेज में एस्टेब्लिश हुआ 1875 में। इसके बाद मुस्लिम ओरिएंटल कॉलेज स्थापना इसके बाद एस्टेब्लिशमेंट किया। तो ये सारी चीजें पढ़ना चैप्टर में अगर आप लोग पीडीएफ को लेना है तो घटना चक्र के पूरी समझ आ जाएगी। इसके लिए आप जस्ट ठीक है, इसमें आप कंप्लीट समझ लेते हैं इंडियन हिस्ट्री की जो घटना चक्र की पूर्ववर्ती है उसको। ठीक है, तो इसी के साथ कैसे यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा।